अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपने डिस्कस करने लगे हैं CS 507 का लेक्चर नंबर 13। लेट्स स्टार्ट। देखें, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। 13 लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, 10-15 मिनट का बन सकता है। देखिए नहीं, डिपार्टमेंट देखिए, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं आप सबको पता है कि हर डिपार्टमेंट का जब एक जैसा काम नहीं होता तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक जैसी नहीं होती। तो यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंट्स आर स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द सेट ऑफ रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है, फाइनेंशियल सेक्टर जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और होंगी, ऐसा ही है। ठीक है। इसके अलावा जो सर्विस, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर सर्विस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर के डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और होगी। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल है कि फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन से डिपार्टमेंट काम करते हैं आपको पता है। ट्रेजरी काम करते हैं, एडवांसेस, ठीक है, डिपॉजिट, कस्टमर सर्विस जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लीज। ठीक है। क्रेडिट कार्ड आपको पता ही होगा कि कुछ मनी बोरो करते हैं जब हम किसी से परचेजिंग करने के लिए, वो क्रेडिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड वो होता है कि हमारे जो कार्ड होते हैं, जैसे कोई हमारे अकाउंट से जो है चेकिंग कर सकता है, जैसे लाइक ATM से पैसे निकाल सकता है डायरेक्ट हमारा डेबिट कार्ड यूज़ करके। ठीक है। लीज होता है। फिर एयरलाइन इंडस्ट्री, क्योंकि ये देखना है क्योंकि ये वैसे आपको आ भी सकता है कि कौन से डिपार्टमेंट्स जो है इन्वॉल्व हैं इनके अंदर। ठीक है। उसके बाद देखिए, एयरलाइन इंडस्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, जैसे फ्लाइट ऑपरेशन, फ्लाइट स्केजुलिंग, कॉकपिट जो पायलट और को पायलट वगैरह का डिपार्टमेंट होता है वो। ठीक है। इंजीनियरिंग, ग्राउंड सपोर्ट, ऐसे डिफरेंट है, ये आपने रीड कर लेने। ठीक हो गया। इसके बाद देखें, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए, पहले भी मैंने डिस्कस कर लिया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि डाटा को गैदर करना, एनालिसिस करना, मतलब कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसे अपनी सक्सेस के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायर्ड होगा। ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें इंफॉर्मेशन उनकी पड़ी होगी, अपडेटेड होनी चाहिए इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि जितना अच्छा उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा उनका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, उनकी कम्युनिकेशन, कोलेब्रेशन, ये सब इंप्रूव होगा। ठीक है। ये मैंने पहले भी अच्छे से लेक्चर में डिस्कस कर दिया है पहले। ठीक है। देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज, देखिए जब कंप्यूटर नहीं है तब इंफॉर्मेशन सिस्टम था, तब हैंड से लोग करते थे, लेकिन अब कंप्यूटराइज हो गया। ठीक है। कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिफरेंट सब सिस्टम होते हैं जो एक एक करके आप इस पूरे लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक हो गया। सबसे पहले है रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट सब सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको पता है प्रोक्योरमेंट यहाँ मैंने लिख भी दिया, जैसे नोट करना है। कोई तमाम एक्टिविटीज़ जो कंपनी की इन्वॉल्व होती हैं, तमाम एक्टिविटीज़, मटेरियल को लेना, कैसे लेना, सोर्सिंग करनी, परचेजिंग करनी, रिसीविंग करनी, ये तमाम चीज़ें जो है रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में शामिल हो जाती हैं। ठीक है। एक सब सिस्टम ये है। तो कह रहे हैं ये सब सिस्टम जो है, इसके पैरामीटर क्या है। देखें, आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं मार्केट से तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सप्लायर कौन होंगे, लोकल परचेज करनी, इंपोर्ट करना, डिलीवरी टाइम, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आगे दूसरा, इन्वेंट्री सब सिस्टम क्या होता है। इन्वेंट्री आपको पता है किस लिए होती है कि जी ये लोग जो है गुड या मटेरियल अपने पास रखते हैं कि जब इसको बेचेंगे तो इससे प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो इन्वेंट्री सब सिस्टम जो होती है वो मेंटेन, रिकॉर्ड पे, मूवमेंट, इस पर फोकस करती है। ठीक है। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, क्योंकि एक मनी आपने जो है रख ली होती है चीज़ खरीद कर, तो वो आपके लिए मुश्किल भी कर सकती है अगर वो टाइम पे आप सेल नहीं कर देते। ठीक है। तो ये सबसे क्रिटिकल होता है। तो इन्वेंटरी सब सिस्टम और क्रिटिकल ये तब मुश्किल होता है जब ऑर्गेनाइजेशन कौन सी अप्रोच फॉलो करती है, जस्ट इन टाइम अप्रोच करती है कि वो कहती है कि हमने कोई स्टॉक नहीं रखना, या आपने डिफाइन पढ़ लेनी। जस्ट इन टाइम अप्रोच क्या होता है, अ फिलोसफी विच इनकरेज जीरो टॉलरेंस फॉर स्टॉक लेवल एंड प्लेसिंग ऑर्डर एग्जैक्टली व्हेन दे आर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जीरो वो नहीं चाहते कि उनका स्टॉक लेवल रखा जाए, वो तब जब उनको मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ेगी फॉर सी ऑर्डर प्लेस करेंगे। इसे कहते हैं जस्ट इन टाइम अप्रोच, ये आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है। इसके बाद है प्रोडक्शन सब सिस्टम। अब मेनली ये सबसे अहम है, क्योंकि ये क्या करता है, जितनी भी आपकी चीज़ बन रही है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो सबको ट्रैक को फॉलो करेगी। ठीक है। ये सारे हम किसके सब सिस्टम पढ़ रहे हैं, याद रखेगा, मैन्युफैक्चरिंग सब सिस्टम के फर्दर सब सिस्टम पढ़ रहे हैं कि उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ठीक है। प्रोडक्शन सबसे अहम है, आपको पता ही है। इसके बाद है जी मेंटेनेंस। अब उस सब सिस्टम को मेंटेन करना, एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए आपकी मशीन्स टाइमली अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। अगर मशीन्स टाइमली अवेलेबल नहीं होगी या उनमें कोई इशू होगा तो ऑब्वियसली आप ऑर्डर टाइम पे पूरे नहीं कर सकेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज आपको कंसिडर करने पड़ेंगे कि डिलीवरी टाइम जो होती है वो मशीन अवेलेबिलिटी मशीन की तरफ से होती है, क्योंकि मशीन कभी कभार ख़राब भी हो सकती है, मशीन का डाउन टाइम भी हो सकता है। इन इश्यूज सबको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद देखें क्वालिटी। अब हमने ऊपर प्रोडक्शन पढ़ ली, मेंटेनेंस भी पढ़ ली चीज़ की, ठीक हो गया। इसके बाद है क्वालिटी। सबसे अहम होती है कि चीज़ की क्वालिटी। दिस सब सिस्टम इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्शन बनाई गई है या डिलीवर की गई है कस्टमर को, वो क्वालिटी पे जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड हो। ठीक हो गया। अब देखें, ठीक है, ये आपने देख लेना। उसके बाद है जी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। अभी उसके पॉइंट रहते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक्स हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो श्योर करती है कि क्वालिटी जो है ठीक रहे, क्वालिटी पे करती है, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूज़ करती है
डिफरेंट टूल यूज़ करती है जिससे वो इंश्योर करती है कि तमाम जो एक्टिविटीज़ किए जाएंगे वो क्वालिटी को अश्योर करें। इसमें हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं, प्लेटो एनालिसिस, ये ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने के लिए एनालिसिस की जाती है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छे से डिफाइन के लिए आपने कर लेना है, ठीक है। इसे सेट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़ विच फोकस ऑन क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है कोस्टिंग सब सिस्टम। अब आपकी कोस्ट भी लगी है चीज़ों पे, ठीक है। इन सारी कोस्ट को रेगुलर बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोस्ट सब सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसने रिपोर्ट भी देनी होती है कोस्ट की, ठीक है, ये सारा कुछ। उसके बाद ऑर्डरिंग सब सिस्टम, ये भी आ जाता है कि सारे पॉइंट्स मैन्युफैक्चरिंग सब सिस्टम के हैं। इसके बाद देखें, ये सब सिस्टम डील करता है कि जी ऑर्डर किस टाइम पे प्लेस होगा विद सप्लायर, स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंटल, ठीक है, क्वालिटी क्या है मटेरियल की जो रिसीव हुआ है, कोई इशू रिलेटेड है, ये सब कुछ में आ जाता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग सब सिस्टम में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। देखिए, ऑर्डर सब सिस्टम गिव्स अ स्नैपशॉट ऑफ स्टेटस ऑफ वेरियस ऑर्डर प्लेस्ड एट एनी गिवन टाइम। फिर मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा सर। मैनेजमेंट लेवल्स क्या, मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जब आप है कर रहे हैं तब मैनेजमेंट लेवल पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक लेवल पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऐसे प्लांट लगाएं जिससे कॉस्ट सेव हो सके, आप ऐसी न्यू मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें। नॉलेज लेवल पे आपको देखना पड़ेगा कि नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करें टू ड्राइव द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट लेवल को आपको मैनेजमेंट लेवल पे मैनेजमेंट लेवल में आपने चीज़ें मैनेज करनी होती है, आपको कॉस्ट भी मैनेज करनी होती है, रिसोर्सेज भी मैनेज करनी होती है। याद रखिएगा मैनेजमेंट लेवल इन मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशनल लेवल पे आपने प्रोडक्शन टास्क का स्टेटस देखना है। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्शन प्लानिंग ऑपरेशन। इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं ये 3-4 कुछ डिफाइंस हैं, ये आपने ज़रूर करनी है क्योंकि पेपर में आ भी सकती हैं एज एमसीक्यूज भी, एज अ डिफाइन भी, ठीक हो गया। प्लानिंग प्रोडक्शन ऑपरेशन, दिस फंक्शन मैनी फील्ड सपोर्टेड बाय आईटी द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हो जाता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। देखिए, जब आप प्रोडक्शंस करने लगे, ऑपरेशंस करने लगे, तो कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको एमआरपी क्या कहती है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। मटेरियल नीड टू बी प्लान इन कंपाइलर्स विद द प्रोडक्शन स्केड्यूल। कंपनीज क्या होती हैं, शुरू में एक डॉक्यूमेंट तैयार करती हैं कि उन्हें कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसे कहते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान कहते हैं, ठीक है। ये हमें 3 ऑब्जेक्टिव हमारे मेट करवाती है अगर हम ये मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर लेते हैं। एक तो ये मटेरियल इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट्स जो है वो टाइमली अवेलेबल होंगे। ये लोएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन करती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को प्लान करती है। तो ये एमआरपी के ऑब्जेक्टिव है, ये आपने अच्छे से कर लेना, ठीक है। एमआरपी हेल्प करती है गेटिंग द राइट मटेरियल एंड फिजिकल रिसोर्स टुगेदर एट द राइट प्लेस। वो कह रहे हैं एमआरपी हमें हेल्प करती है कि हम एक राइट मटेरियल जो है और फिजिकल रिसोर्स एक राइट जगह पे राइट टाइम पे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमें टाइम डिलीवरी भी मिलती है एमआरपी को फॉलो करके, हाई क्वालिटी भी मिलती है बेस्ट प्राइस पे। इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। पहले वाली मैन्युफैक्चरिंग कौन सी थी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट प्लानिंग थी, रिसोर्स है, ठीक है। अब देखें, ये उसका ये नेक्स्ट वर्जन क्या है, इसमें फाइनेंसिस शामिल कर देते हैं रिसोर्सेज का, क्योंकि अगर रिसोर्सेज देखने हैं ना उसके अंदर वो रिक्वायरमेंट्स ही यहाँ पे रिसोर्स प्लान करने हैं। तो आप अकाउंटिंग देखोगे, अकाउंट पेएबल देखोगे, बिजनेस प्रोसेसेस देखोगे, ठीक है। इसमें वैरायटी ऑफ फंक्शंस लिंक हो जाते हैं, जैसे इसमें क्योंकि मैन्युफैक्चर रिसोर्स प्लानिंग है तो उसमें बिजनेस प्लानिंग भी करेंगे, आप सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग भी करेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग भी करेंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एमआरपी के बेनिफिट्स क्या हैं। एमआरपी के बेनिफिट्स क्या हैं, तो सबसे पहले तो उसके बेनिफिट है मैनेजमेंट बिजनेस रूल्स फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग के इनकॉर्पोरेट कर देती है। इन्वेंट्री स्टोरेज जो होती है वो इसको हम पहले देख सकते हैं, अगर हमने ये रिसोर्स प्लानिंग की होगी तो कोई अगर शॉर्टेज हमें इसका सामना करना पड़ा तो हमें पहले पता चल जाएगी, ठीक हो गया। इसके बाद ये कुछ डिफाइन है, सी ए डी, सी एम और सी आई एम क्या होता है, ठीक है, ईजी डिफाइन है। ऑटोमेटेड टूल्स, सी ए डी डिज़ाइन देखें, कोई भी प्रोडक्ट जब हम मैन्युफैक्चर करने जाते हैं तो सबसे पहले उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले उसे डिज़ाइन बनाया, उसे कहते हैं कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के। कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप डिज़ाइन बनाते हैं। देखिए, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अगर फौरी पेपर पे अगर कोई ड्राइंग करते हैं तो वहाँ पे आप मुकम्मल तौर पे चीज़ नहीं दिखा सकते कि हमें किस तरह की चीज़ चाहिए। लेकिन अगर हम इसका सॉफ्टवेयर यूज़ होता है ऑटो कैड, उसको यूज़ करेंगे, उस पर डिज़ाइन तैयार करेंगे तो जो मैन्युफैक्चर होगा उसे आराम से दिखा सकेंगे कि जी ये हमारी चीज़ है, ये इस तरह बननी चाहिए, ये इसमें ये आएगा, वो फिर आपको बताएगा किस तरह पॉसिबल है। उसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, आप बार बार इसमें मॉडिफाई करके चीज़ों को चेक कर सकते हैं, लेकिन पेपर पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो यही सारी बात यहाँ पे लिखी है। अगर इट इज़ अ सिस्टम दैट enables ड्राइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड सब्सिक्वेंटली स्टोर्ड मैनिपुलेटेड एंड अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक हो गया। अब देखें, इसका फ़ायदा क्या होगा कि ऑब्वियसली आप जो है उसमें प्रोटोटाइपिंग जो आप मॉडल बनाते हो उसकी कॉस्ट कम आएगी। अब ये तो नहीं है ना, इसमें डिज़ाइन में आप प्रॉब्लम्स देख लेंगे, आप फौरी से कोई चीज़ बनाएंगे वो भी बच जाएगी आपकी कॉस्ट। ये कहाँ का हेल्प करती है आपको, आर्किटेक्चर में हेल्प करती है, किन किन फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में हेल्प करती है, सी ए डी के टर्म्स, ठीक हो गया। अब इसके बेनिफिट क्या है, एक तो प्रोडक्शन डेवलपमेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी और डिज़ाइन आपकी जल्दी अच्छे तैयार हो जाएंगे। इसके बाद देखें सी एम क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आपने पढ़ा था, ये है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब जो कंप्यूटर, ये हम कहते हैं कि सी एम जो है ना सी ए डी का आउटपुट लेता है, ये का बुक्स में लिखा हुआ है
कैसे लेता है आउटपुट देखें, वहाँ से जब प्रोडक्ट की आपकी डिज़ाइन बन जाएगा तो आप उसको ही फॉलो करके जो है चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर लेंगे, ठीक हो गया। वगैरह इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन वेयर कंप्यूटर, इसमें दो चीज़ें यूज़ होती हैं, सिंपली मैं लफ्ज़ों में बताती हूँ। कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम और कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये सारी बात यही लिखी हुई है कि दिस टेक्नोलॉजी न्यूमेरिकली कब इवॉल्व हुई थी, 1950s में। एमसीक्यूज हो सकता है कि सीएम की टेक्नोलॉजी कब इवॉल्व हुई थी, 1950 में, ठीक हो गया। ये सिस्टम अलाउ करते हैं कि आप इजी कर ले, फास्ट प्रोग्रामिंग कर ले कंप्यूटर से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करें डिज़ाइन की, ठीक हो गया। ठीक है, आगे देखें, इट इज़ अ सिस्टम जो कि कंप्यूटर एडेड टेक्निक्स को यूज़ करता है, सीएम जो है वगैरह डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करता है इस प्रोडक्शन फैसिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। उसमें से कौन कौन सी टेक्निक को यूज़ करता है, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग को यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल को फॉलो करता है, ठीक है। ये क्या है, कंप्यूटर कंट्रोल मशीन टूल फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कम्प्लेक्स पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए टेक्निक यूज़ करता है। रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग के बारे में डिफाइन पढ़ लेनी, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ द टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद द डिज़ाइन थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स। इसके बाद देखिए, इसके बाद है CIM, भी दोनों का कम्बिनेशन है, जो आपने ऊपर पढ़े ना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर, उनका कम्बिनेशन मिला के टर्म आती है कंप्यूटर एडेड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या करें, वो ऑल द एलिमेंट्स मिलाते हैं, मैंने बात कर दी है, ठीक है। द कंसेप्ट टू CIM इंश्योर कि हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और रियल टाइम में करेंगे चीज़ों को, ठीक हो गया। इट इज़ अ कंसेप्ट फिलोसफी अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम इन फैक्ट्री ऑटोमेशन। अब ये कुछ बेसिक गोल्स हैं आपके कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के, कि एक तो ये तमाम सिंप्लीफिकेशन कर देती है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ की, ठीक है, ऑटोमेशन कर देती है। इसके बाद फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है इससे। आगे कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि हम जो है अपनी कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस को देख सकेंगे, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स को, मैन्युफैक्चरिंग टूल्स को। जस्ट इन टाइम अप्रोच आप पहले भी कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है, जापानीज़ का आइडिया, किसका आइडिया, जापानीज़ का MCQs हो सकता है, ठीक है। ओनली एज द नीड फॉर इट, वगैरह चीज़ें तभी हम बनाएंगे, एग्जैक्ट ऑर्डर तभी प्लेस करेंगे जब हमें उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि ये कहती है कि हमने जीरो स्टॉक टॉलरेंस रखनी है। मेजर गोल क्या, जस्ट इन टाइम अप्रोच का, इज़ टू कट डाउन और ऑन इन्वेंट्री सिस्टम। टाइम थोड़ा ज़रूर ज़्यादा लग गया होगा, लेकिन ये लेक्चर था भी लंबा, तकरीबन 10 पेजेस का था, ठीक हो गया। तो अब आपने ये रेडी कर लेना है, और अगर कोई इश्यू हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।